अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दुनिया माने ना माने, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपना हमसाया और दोस्त मुल्क ज़रूर मानता है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जिसमें मुल्क के अहम सियासी और अस्करी अफसरान ने बैठ कर अफ़गानिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए इक़दाम उठाने की बात की। प्राइम मिनिस्टर ने 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस की, जबकि पाकिस्तान के रास्ते अफ़गान अवाम को इमदाद देने की आलमी इदारों को हर तरह की सहूलियात देने का फ़ैसला किया। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुनिया से मुखातिब होकर वाज़े कर दिया कि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं और ऐसी गलती नहीं दोहरा सकते। पाकिस्तान इसी हवाले से इतवार को OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा को यहाँ बुलाकर अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को सामने रखेगा, बातचीत करेगा। अफ़गान तालिबान इक़्तिदार संभालने के बाद अपने 20 साल पहले के दौरे इक़्तिदार की तरह वही शिद्दत पसंदी और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में पड़ गए हैं, या फिर ये सिर्फ एक महज़ एक प्रोपेगेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स की नायब कमिश्नर ने अपने एक बयान में तालिबान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गान तालिबान आम मुआफ़ी का ऐलान करने के बावजूद कम से कम 100 ऐसे मावराए अदालत कत्लों में मुलव्विस हैं कि जो अफ़गानिस्तान की साबका नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस और साबिक हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये मानना है कि ऐसी भी इत्तलात मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि 72 अफराद की हलाकतों में तालिबान बराह रास्त मुलव्विस हैं। ह्यूमन राइट्स की नायब कमिश्नर ने तो यहाँ तक कहा है कि इस्लामी स्टेट यानी तालिबान हुकूमत खुरासान को अपना नज़रियाती दुश्मन समझती है। एक तरफ तालिबान हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनके हल के लिए उन्हें मगरिब की हिमायत की यकीनन ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी इदारों के ऐसे इल्ज़ामात उन्हें मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। हालांकि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी ने अपनी ही एक हालिया बयान में कहा है कि नए हुक्मरान उसूली तौर पर अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की मुलाज़मत के हामी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अमरीका से भी कोई तनाज़े नहीं है। तालिबान की तरफ से ये लचक एक ऐसे वक्त में दिखाई जा रही है जब अफ़गानिस्तान में शदीद सर्दी में इंसानी जो बहरान है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसकी वजह कमज़ोर मईशत है और तिजारती पाबंदियाँ हैं। इसकी एक वजह अमेरिका में अफ़गानिस्तान के लगभग 10 अरब डॉलर्स भी हैं, जिन्हें अमेरिका बिल्कुल रिलीज़ करने को अभी तो तैयार नहीं है। अफ़गान तालिबान कैसे मगरिब की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, ऐसा क्या करें, ऐसे क्या इक़दामात करें, ऐसे किस तरह वो राज़ी कर सकते हैं अमेरिका, यूरोप, मगरिब को, इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सुहेल शाहीन साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की नायब कमिश्नर ने आपके जो आम मुआफ़ी वाली बात थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। दुनिया आज भी यही समझ रही है कि आप लोग अपने पुराने रास्तों पर चल रहे हैं, अपने पुराने इक़दामात की तरफ आप लोग चल रहे हैं। वही लोगों के साथ तंग नज़री है, मार धाड़ है, शिद्दत पसंदी है, इससे आप लोग निकलने को तैयार नहीं है। इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं, तो कैसे दुनिया आपको रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार हो? जी, ये वही पुराना प्लेन गेम है जो वो ग्राउंड रियलिटीज पर मबनी नहीं है, बल्कि वो जो रिपोर्टें है वो वाशिंगटन में बैठ के या दूसरे ममालिक में बैठ के वो रिपोर्ट लिख रही है और इल्जामात वारिद कर रही है। हालांकि उसको पता नहीं कि अफगानिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो हमारे ओपोनेंट से उसकी जो रिपोर्ट से वो ले रही है। हालांकि वो उसको वेरीफाई भी नहीं करते, उसकी तस्दीक भी नहीं करते। वो कहते हैं हमारे पास शवाहिद है, मोतबर इत्तलात हैं। रिपोर्ट में आपको जी हमने जो जनरल अमनिस्टी दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसा वायलेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वह नहीं होगा। लेकिन ऐसा है, ये तो हजारों की तादाद में है। कई ऐसा केसेस शायद हो कि वो पर्सनल फ्यूड्स है, इम्यूनिटीज है, वो पर्सनल क्राइम है, उसका बाकायदा प्रोसिक्यूट हो जाएगा, वो उसका ट्रायल हो जाएगा महाकिम में, कोर्ट्स में। तो ये सब सोसाइटी है। ये जो है जो पिछले उन्होंने जराइम उसके थे या वो उन्होंने कत्ल किए थे उसका माफी है, लेकिन
ऐसा कि वो फ्यूचर में करे, कोई जुर्म करे, तो जाहिर ही उसका प्रोसिक्यूट होगा, उसका ट्रायल होगा कानूनी तौर पर। तो ये लोग समझते हैं कि जो भी वो करे, अब मुस्तकबल में भी वो जो करे वो बिल्कुल वो माफ है। जो भी जराइम करते हैं, कत्ल करते हैं, वो करे, क्योंकि वो पिछले हुकूमत के मुलाजिम थे। लेकिन इसका वो एनालाइज करे, उसको डिसर्न करे कि जो पिछले थे वो तो माफ है, बिल्कुल माफ है। लेकिन आइंदा में अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो तो उसका जैसे दूसरे अफगान सिटीजन है, दूसरे अफगान शहरी है, उसकी तरह उसका भी तहकीक होगा, प्रोसिक्यूट होगा। तो ये है वो हमारे खरासान को आप लोग अपना नजरियाती दुश्मन समझते हैं। जुर्म भी करे, वो उसको अगर पुलिस कहे कि आपने क्यों ये जुर्म किया, तो कहते हैं कि उन्होंने अमनेस्टी को वायलेट किया। तो ये खरासान से आप लोगों का, सुहेल शाहीन साहब, आप लोगों का खरासान से आप लोगों का नजरियाती इख्तलाफ है क्या, और क्या ये बात वाकई सच है, सदाकत है कि उनके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं? नहीं, इस तरह कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और नहीं हो गया है कि जो माफी के खिलाफ हो या जो उन्होंने पहले माजी में कुछ किया है उसकी वजह हो, वो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो माफी है। हमने बहुत से स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया है और हमारे जो सीनियर्स है, लीडरशिप है, वो हमेशा इस पर इसरार करते हैं कि बिल्कुल ये वायलेशन ना हो, ये अमनेस्टी के ये ताहुद है बहैसियत एक मुसलमान जो हमने किए हैं। लेकिन अगर वो फ्यूचर में कुछ जराइम में मुलव्वस हो तो वो तो जाहिर है दूसरी शहरियों की तरह वो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सही। तो इस वक्त जो इंसानी बहरान है वहाँ पर, आपको भी पता है कि इस वक्त शदीद मुआशी माली चैलेंजेस का सामना है आपको। अमेरिका पैसे रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। दुनिया एक ही सवाल उठा रही है कि आप लोग वहाँ पर ना ख़वातीन को आज़ादी दे रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी आ रही है, जो बात मैं पहले भी कर रही हूँ। तो कैसे आप लोग इन चैलेंजेस से निपट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि इमदाद हम देने को तैयार हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगी, थ्रू NGOs आप लोगों को इमदाद दी जाएगी। तो मसला यहाँ पे अभी ट्रस्ट डेफिसिट का है, अदम एतमाद का है। दुनिया पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो जो जमीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटी, वो तो बिल्कुल वो इग्नोर करते हैं। वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के बेसिस पर जो उसकी अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशन है। और दूसरा ये है कि ये रिजर्व जो है अफगानिस्तान का आवाम का है। ये ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट के, बल्कि आवाम का ये हक है। और ये जो एक तरफ से ह्यूमन राइट्स के नारे लगा रही है, इंसानी हकूक़ के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के 40 मिलियन लोगों को वो पनिश करते हैं, सजा दे रही है अपने ये सैंक्शन जो है। तो ऐसे कितना अर्सा आप लोग सरवाइव कर सकते हैं? खुद एक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। दूसरी तालीम के बारे में मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में 130 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, 39 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ये 130 यूनिवर्सिटी ये खुले हैं, वो बिल्कुल खुले हैं। उसमें जो फीमेल लेक्चरर्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है, वो जा रही है ये यूनिवर्सिटीज को। लेकिन वो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये 130 यूनिवर्सिटी उधर ओपन है, वो जारी है। लेकिन वो 39 यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही है और उसको ऐसा शो करते हैं कि अफगानिस्तान में बिल्कुल एजुकेशन बंद हो। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल, थानवी तालीमात जो है उसकी गेट्स के लिए वो भी ओपन है, कई 10 सूबों में ओपन है। तो ये इकदाम है जो हमने किए हैं और हाली सेशन जारी है। दूसरी बात ये में भी उसमें भी काम हो रही है ताकि ठीक है खुला जाए। पाकिस्तान आप लोगों के साथ है। पाकिस्तान जो इंसानी बहरान है
उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। अपने ताईं जितना पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान मदद करने के लिए तैयार है। आज भी कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ंड्स इसके लिए मुख्तस किए हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इतनी शदीद सर्दी के बावजूद जो वहाँ लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, बुनियादी अशिया की ज़रूरत है, उस पर दुनिया को आगे आना चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए। दुनिया करने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में कितना अरसा आप लोग दुनिया की इमदाद के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? अगर अमेरिका का रवैया यही रहता है, और जाहिर है अमेरिका की मर्जी के बगैर आप क्या समझते हैं मदद के लिए आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे सर्वाइव करेंगे? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की? देखो जी, एक पहले तो वो यहाँ अपने गिरेबान में देखे कि वो एक तरफ से आवाम मुश्किल में है, मुसीबत में है। 40 साल से जंगों के बाद वो उसको उस टाइम में भी सफर किया और भी सफर कर रही है उनके सैंक्शन के नतीजे में। तो वो जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट थे, प्रोटेक्टर खुद को समझते हैं, उसको अपने गिरेबान में देखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रही है। दूसरी ये है कि हम जो हमारी बस में है, इंशाल्लाह वो अपनी आवाम की खिदमत में है, वो तो हम वो यूज करेंगे। और इंशाल्लाह ये चैलेंजेस जो है हमारे मुल्क माइनरल रिच कंट्री है, तो वो सारी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसको बरोए कार ला के जेर इस्तेमाल करके उसको अवाम की खिदमत में इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि मुआहदे के निकात में माली जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात आप लोगों को नज़र आ रही थी, या आप लोगों को मामलात मुआहदे के निकात में शामिल करने चाहिए थे? अगर नहीं किए गए, आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि दुनिया आपकी जो मदद करेगी, अमेरिका आपके जो पैसे हैं वो रिलीज़ करेगा? इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या थी? क्या आप लोगों को एहसास हो रहा है कि इन चैलेंजेस को आप लोगों को शामिल करना चाहिए था, इन मामलात को मुआहदे में अमेरिका के साथ? ये बिल्कुल शामिल है जी, शामिल थी कि अफगानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत होगी, वो ये शामिल नहीं। मैं माली मामलात की बात कर रही हूँ सुहेल शाहीन साहब, माली मामलात। जी मैं कह रहा हूँ कि उसमें यह शामिल था कि अफगानिस्तान में अमेरिका वो अफगानिस्तान के कंस्ट्रक्शन में भी वो पार्टिसिपेट करेगी, और उस दूसरी ममालिक को भी वो इनकरेज करेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करे, ख्वाह वो माली इमदाद हो या अफगानिस्तान की बासाजी हो, तामीरी नव हो, ये उसमें शामिल है। ये भी शामिल है जो ये ब्लैक लिस्ट है वो सबको, या प्राइज लिस्ट है वो सबको रिमूव करेंगे। अमेरिका और जो भी दूसरी ममालिक है ये सब दोहा एग्रीमेंट में शामिल है। जो अब हो रही है ये तौफनामे की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है जी। तो इस पर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? फिर क्या करेंगे आप लोग जब दो अफ्रीकैन किसी मुआहदे पर बात करते हैं, मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बैठते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं, तो एक फरीक जब उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो दूसरा क्या करता है? क्या करेंगे आप लोग? ये हम पर मम्मी नहीं है, हम हो तो आवाज उठाते हैं। ये जैसे आप लोगों पर, दूसरी ममालिक पर जो आज़ादी ख्वाह है, जो आज़ादी से उसकी मोहब्बत है, जो हक को समझते कि ये अफगानिस्तान के अवाम मजलूम है, वो उसका हक है, वो भी उठाए, आवाज उठाए। ये उनकी ऑब्लिगेशन है। हमें तो हम आवाज उठाते हैं, जो हमारी बस में अपने लोगों की खिदमत में उसको सर्व करते हैं। ये मेरे ख्याल में दूसरे लोगों के उसकी मुतालिक है। सही। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ टीटीपी के हवाले से। टीटीपी यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है। चंद रोज़ पहले पोलियो टीम के साथ जो पुलिस एहलकार थे उन्हें शहीद किया गया। टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए वो आप लोगों की सालिसी पर शुरू हुए। आप लोगों ने कहा कि अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
क्या ऐसे ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, मज़ीद इनके साथ बात होनी चाहिए, या इनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए? जी, ये हमारे ये दोनों फरीक़ैन का है, जो पाकिस्तान हुकूमत है और टीटीपी है। अगर वो चाहे, जो हम अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो अमन चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन की जो काम हो, खैर के काम हो, तो उसकी हम मुस्बत रोल अदा करेंगे। अगर दोनों इसको चाहे और हमसे रिक्वेस्ट करें। अगर टीटीपी कार्रवाइयां करने से बाज नहीं आती तो क्या आप लोग कार्रवाइयां करेंगे? ज़ाहिर है टीटीपी तो वहां पर मौजूद है, अफगानिस्तान की जमीन पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में हम किसी ग्रोह को या एजेंसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिंध असम्बली में पास होने वाला बल्दियाती इंतखाबात का तरमीमी बिल मतनाज़े हैसियत इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ और MQM इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि माने ना माने तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है। तरमीमी बिल के मुताबिक कराची समेत डिविजनल हेड क्वार्टर्स में टाउन्स बनाए जाएंगे। टाउन्स और म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन का जो इंतखाब है ये शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए किया जाएगा। बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराने की शिक ख़त्म कर दी गई है। सिंध भर में बल्दियाती काउंसिल्स को 9 सूबाई महकमों के उमूर की निगरानी का इख्तियार दे दिया गया है। SSP मुतल्लिका बल्दियाती चेयरमैन से राब्ते का पाबंद होगा। पुलिस उमूर, अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट पुलिस अफसरान बल्दियाती काउंसिल को देने के पाबंद होंगे। फिर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, बुनियादी मराकज़ सेहत के अफसरान समाही रिपोर्ट बल्दियाती काउंसिल को देने के पाबंद होंगे। यहाँ तक कि महकमा खेल, महकमा खुसूसी अफराद, ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान भी बल्दियाती काउंसिल्स को ही रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि ये बल्दियाती कानून आइन के मुताबिक नहीं है और इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, जबकि MQM भी कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ रखती है। उनका ये मानना है कि ये तरमीमी बिल एक काला कानून है, वो इसे नहीं मानते। सिंध की अपोजिशन जमातों की तनकीद पर रद्द-ए-अमल करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि MQM कराची को दोबारा हाईजैक करना चाहती है। क्या कहा सईद गनी ने, ज़रा देखिए। ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब कराची का आदमी वोट डालने जाए तो कहे भाई आपका वोट डल गया है। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों कि मरा हुआ आदमी कब्र से भी वोट डाल रहा हो। ये कराची शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं अपने गन पॉइंट के ऊपर। सिंध हुकूमत MQM और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात को कुछ ज़्यादा लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। इससे पहले गवर्नर सिंध भी इस बिल पर एतराज़ात लगाकर इसे मुस्तरद कर चुके हैं। अब अपोजिशन क्या चाहती है, इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, क्या एतराज़ात हैं? जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो इदारे हैं, पुलिस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये बल्दियाती काउंसिल्स को रिपोर्ट करेंगे। आपको बेसिकली एतराज़ात हैं क्या? मैं अब आपकी ही बात से जवाब दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बड़ी समझने की जरूरत है। ये आई वॉश है, ये बेवकूफ बना रहे हैं सिंध के अवाम को। आपने फरमाया कि टाउन्स बन रहे हैं, मैं कहता हूं जी 25 टाउन नहीं बनाए, 50 बना दें। आपने फरमाया डिविजनल हेडक्वार्टर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है जी। आपने कहा 9 सूबाई महकमे रिपोर्ट करेंगे, SSP रिपोर्ट करेगा और पता नहीं कौन कौन रिपोर्ट करेगा। भाई रिपोर्ट करेगा नहीं, वो सिर्फ आपसे शेयर करेगा। रिपोर्ट करने का मतलब वो था जो 2001 में था, जिसमें 31 डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पे मातहत थे। रिपोर्ट करने में और मातहत होने में जमीन आसमान का फर्क है। SSP को हटाने लगाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। वो आएगा, हमारे साथ बैठेगा, बताएगा, चला जाएगा।
और वो हमारी सुने ना सुने कोई मसला नहीं है। आपने प्राइमरी स्कूल, आपने हॉस्पिटल्स ले लिए, एक्वायर कर लिए, यानी उसका स्टाफ भी आप रखेंगे, उसका फाइनेंस भी आप देखेंगे। हमें आप क्या फरमा रहे हैं जी, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन तो आप भी कर रहे हैं हमारे साथ असेंबली में। आपकी इस कोऑर्डिनेशन का सूबे को क्या फायदा हुआ? फिर देखिए एक और बात है, वो जो शेड्यूल ए था जो कि 2001 में था, जिसमें 31 डिपार्टमेंट सिर्फ डिवॉल्व नहीं थे, उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता था। उसका इख्तियार माली तौर पे आइन के आर्टिकल 140A के तहत चेयरमैन और मेयर के पास होता था, चाहे वो कराची का हो चाहे वो लड़काना का हो। इसी तरीके से अफसरान को रखना, निकालना, प्रमोट करना या भर्तियां करना, ये भी मकामी चेयरमैन या मेयर का इख्तियार था। वसीम अख्तर साहब ने 2 बार इश्तिहार दिया केएमसी के अंदर कि भाई मुझे लोग भर्ती करने, मुझे प्रमोट करने। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो कि नॉन इलेक्टेड ब्यूरोक्रेट है, उसके जरिए वो नोटिफिकेशन कैंसिल करवा दिया गया। फिर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो भी इन्होंने नया अमेंडमेंट लाए, ये तो अभी लाए ना, हम तो 2013 के बुनियादी उस लॉ के मुखालिफ हैं। और आखिरी बात ये, पीपल्स पार्टी कितना ही झूठ बोल ले, मुझे पीपल्स पार्टी के झूठ से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर जानना चाहता हूं, आप मीडिया की अदालत में खड़ा हूं मैं, कि सिंध की कोई एक जमात पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ है? एएनपी 5 साल नहीं, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि आप लोग ही मुतालबा करते थे ना, टाउन्स बनाए, काउंसिल सिस्टम बना दिया, तो भी आप लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या ये मुतालबा आप लोगों का नहीं था? हमारा बिल्कुल ये मुतालबा था। मैं आपसे कह रहा हूँ 100 टाउन बनाए, लेकिन उस टाउन का अफसर मेरे कंट्रोल में ना हो, उस टाउन का रेवेन्यू मेरे कंट्रोल में ना हो, तो किसके कंट्रोल में होगा? तो किसके कंट्रोल में होगा? इस बिल के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होंगे। आज भी मैं आपको बता दूं, केएमसी का म्युनिसिपल कमिश्नर मेयर नहीं लगा सकता, गवर्नमेंट ऑफ सिंध लगाती है। ये डीएमसी में हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर बैठे हैं, पूछ लेंगे इसी से आप, ये ना चेयरमैन लगा सकता है ना मेयर लगा सकता है। ये सूबाई हुकूमत से नोटिफिकेशन लेकर आते हैं जी, आज से मैं आपका म्युनिसिपल कमिश्नर हूं। अब आप उसे ना डांट सकते हैं ना 6 बजे के बाद रोक सकते हैं, आप उसे हटा ही नहीं सकते। ये सब आई वॉश है। आप 100 टाउन बना दें। और फिर एक बात आखिरी में मैं कहूं, कराची तो फंड्स भी सूबाई हुकूमत ही डिलीवर करेगी जी, ये सब सूबाई हुकूमत करेगी। और आखिर में मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान में आपका चैनल देखा जा रहा है, ये कराची के साथ कभी आप लोगों ने सोचा है जुल्म हो क्यों रहा है? ये पहले केएमसी था, फिर इसे तोड़ के डीएमसी बना दिया, फिर इसे तोड़ के टाउन बना दिया। लाहौर भी तो एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, उस पर तजर्बे क्यों नहीं हो रहे? क्वेटा है, पेशावर है, पूरी दुनिया में इस्तांबुल है, तुर्की चले हैं, ईरान चले हैं, एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एक होता है। ये इसलिए तजर्बे हो रहे हैं, पहले जो केएमसी में करप्शन होती रही उसको ब्रेक किया डीएमसीज में, डीएमसीज को ब्रेक कर रहे हैं टाउन में, पूरा मनी ट्रेल गायब कर रहे हैं जो कि अरबों रुपए का है, अरबों सैकड़ों अरबों रुपए का है। 200 अरब रुपए का तो कराची से सिर्फ सालाना पानी बिकता था, 200 अरब रुपए का। इस तरह केएमसी के फंड्स हैं हमारे शहर को। क्या आप लोगों ने असेंबली में अपनी तजावीज दी? हम बुनियादी तौर पर, मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं स्क्रीन पे, ये मेरे पास बिल है। ये हमने अमेंडमेंट पेश की थी 2013 के बिल आने से पहले। हमने कहा था भाई ये देखो हमारी ये तरामीम है, ये देख लो। इसी तरीके से फिर उसके बाद हमने ये 2001 का बिल उठा के इनके साथ बैठे, फिर हमने पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 में इनके साथ डिस्कस किया। इन्होंने सब कुछ वाइप आउट करके 2013 में 3.5 मिनट में बिल पास किया, 3.5 मिनट में, अगस्त 2013। और हम अक्टूबर 2013 में अदालत चले गए इनके खिलाफ। और ताहाल सुप्रीम कोर्ट में हमारी 140 की पिटीशन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बदनसीब हूं, ये शहर बदनसीब है कि वो पिटीशन आज तक 5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में। उस पिटीशन का आज तक अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने भी अदालत में जाने का ऐलान तो किया है, वो कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करेंगे। आप लोग भी इसे चैलेंज करेंगे? देखें, हम ही अदालत में गए हैं, अब हाई कोर्ट में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। अवाम की अदालत में मौजूद है, मीडिया जो दूसरी बड़ी अदालत है इस मुल्क की, उसमें मौजूद है। अब हम जितने जमहूरी रास्ते वो इख्तियार कर रहे हैं। मीडिया सिर्फ दिखा सकता है, सुना सकता है, लोगों को शऊर दे सकता है, कानून बना नहीं सकता। जी दोबारा कहिए। मीडिया सिर्फ दिखा सकता है, आप लोगों की आवाज पहुंचा सकता है, लोगों को शऊर दे सकता है, कानून बना नहीं सकता, तरमीम कर नहीं सकता। बस हमें सिर्फ आपके जरिए दोनों का मौक़िफ़ चला जाए। अवाम बाशऊर हैं, वो फैसला करेंगे। मुझे सिंध की अवाम से खुसूसी तौर पर उम्मीद है, क्योंकि पूरे अगर इसी तरमीमी बिल के जरिए इंतखाबात होने हैं, मैं तहरीक इंसाफ से भी ये सवाल किया कि आप लोग फिर बाइकॉट करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैंने आपको फिर बताया 4 साल वसीम अख्तर साहब का दौर कितना बेबस रहा है।
अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस मजबूर लाचार लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा लें तो क्या हम अपने गले मुसीबत तो नहीं मोल लेंगे, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पीपल्स पार्टी को क्या ये बिल्कुल शहर ऐसे प्लेट में रख के हवाले कर दें जो कि पिछले 4 साल बल्दियाती इंतखाबात में लड़का ना दुरुस्त नहीं कर सके, जो इनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का गढ़ था, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहिब का गढ़ था, लियारी ठीक नहीं कर सके, तो ये बाकी कराची का क्या करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब में थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नए बल्दियाती तरमीमी बिल पर कोई एक जमात नहीं, सारी जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं वो एतराज़ कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने जो सब लोग इतना अगेंस्ट हो गए इस बिल के? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 tiers गवर्नमेंट का आर्टिकल 140 में जिक्र है। तो 3rd tier गवर्नमेंट के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया, जो बिल पास हुआ, या तो अपोजिशन जो थी वो अपनी को अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करती, और हमारी जो कैबिनेट है उधर चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, दे आर ओपन टू डिस्कशन, उस पर बैठ के सोच सकती है अगर कोई ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो रवैया उन्होंने अख्तियार किया, ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, ये कोई पार्लिमानी रवैया नहीं है। और पार्लियामान में जो अक्सरियत है कानून वही पास करा सकती है। और पीपल्स पार्टी तो कभी भी गुफ्तो शनीद के दरवाजे बंद नहीं करती। अगर उनकी कोई प्रपोजल है तो लेके आए, बात हो सकती है। लेकिन हमने जो बिल पास किया वो 3rd tier की गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा। जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे तो उनकी एक शिकायत जो सर फहरिस्त होती थी वो थी इख्तियारात के हवाले से, फंड्स के हवाले से। वो जितना अरसा मेयर रहे हैं वो एक ही शिकायत करते रहे हैं, पैसे नहीं मिलते, फंड्स नहीं मिलते, इख्तियारात नहीं है। तो आप लोग मुझसे सवाल क्यों पूछते हैं, मैं काम कराऊं। तो ये जो तरमीमी बिल आप लोग लेकर आए हैं, जो तरमीम करने की जरूरत पेश आई है, तो ये सारे एतराज़ात तो अब भी दूर नहीं हुए। फिर देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती रही कि 3rd tier की गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी नहीं रही। और अगर 3rd tier गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती तो शायद जो सिविक कम्युनिटीज के इशू हैं, ये प्रोविंशियल इशूज और फेडरल इशूज कम है। बेसिकली ये 3rd tier गवर्नमेंट के, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कहते हैं, ये उनके इशूज हैं। और हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं दुनिया जहान में जहाँ भी सिविक कम्युनिटीज के इशू हैं, जहाँ पे वो सैनिटेशन, गैस, बिजली, सारे इशूज जो है ये लोकल काउंसिल्स के हवाले हैं। आप यूरोप में किसी मुल्क में, इवन लंदन को भी आप देख लें, तो वो जो 3rd tier की गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशंस है, वो ही ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बेसिक इशूज है, आप पार्लियामेंटेरियंस का काम लेजिस्लेशन होता है, वहाँ मेयर बड़ा बाइख्तियार होता है, मेयर की एक से होती है। गली नाली बनाना पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है, ये बेसिक लोकल बॉडीज का काम है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, 3rd tier की गवर्नमेंट का काम है। तो हम उसको ज्यादा इफेक्टिव करना चाहते हैं। तो नहीं, तो इसमें मेयर के क्या इख्तियारात, आप लोग कोई नए इख्तियारात देने जा रहे हैं? बाइख्तियार बनाया आप लोगों ने मेयर को? हम जो चाहते हैं, इवन जो टैक्सेशंस भी हैं, जो म्युनिसिपल टैक्सेशंस हैं, वो भी इनकी म्युनिसिपल अदारों का काम है। और मैं समझता हूँ कि उस टैक्सेशन में मेजर शेयर जो है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, उस कॉरपोरेशन का, यूनियन काउंसिल्स का है, तो वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि इख्तियारात डिवॉल्व हों, जब डेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर आपको 3rd tier गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मतलब ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को आप ये इख्तियारात दे रहे हैं कि स्कूल्स हो, पुलिस हो और जो दूसरे इदारे हैं वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे? नो, नॉट द यूनियन काउंसिल,
थर्ड टियर रीजनल काउंसिल जो है वो थर्ड टियर की गवर्नमेंट नहीं है, हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये गवर्नमेंट होती है, थर्ड टियर की गवर्नमेंट हुआ है और वो ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। आप दुनिया में कई कंपैरिजन कर लें, आप यूरोप के किसी मुल्क से आप फॉलो करते हैं वेस्टमिनिस्टर को, आप देख लें कितना इफेक्टिवली जो लंदन का मेयर है कितना इफेक्टिवली काम करता है। ट्रांसपोर्ट, पुलिसिंग, एवरीथिंग जो है वो लंदन मेयर के नीचे आती है। फंड्स के हवाले से इख्तियारात किसके पास होंगे? अगर निचली सतह पर फंड्स आपने देने, आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है कि वो जाके टूटी गलियां नालियां ठीक कराएं, वो कहां से? दो किस्म के फंड्स हैं। एक है जो थर्ड टियर की गवर्नमेंट की अपनी कलेक्शन है और एक है जो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिलती हैं और वो जो एनएफसी के नीचे मिलती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। लेकिन जो फंड की कलेक्शन जो फंड्स किसके थ्रू मुंतकिल होंगे निचले लेवल पर, किसके थ्रू? बीबी बात बड़ी सीधी सी है, जो फंड्स जो एनएफसी के नीचे प्रोविंसेस को मिलेंगे वो ट्रिकल डाउन करेंगे और जो फंड्स जो लोकल बॉडीज कलेक्शन करेंगी वो खुद यूटिलाइज करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम पहले नहीं था, ये जो वसीम अख्तर साहब बात करते रहे और आप लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा कहती थी वसीम अख्तर साहब तो वैसे ही शोर करते रहे हैं, इफेक्टिवली काम किया नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं, आज वो इतराज कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी पैसे पूरे देती रही है, उन्हें पैसों का कोई मसला नहीं था, फंड्स उनको मिलते रहे, काम उन्होंने नहीं किया। देखिए फंड्स वो जो उनका शेयर बनता है वही मिल सकते ना, ओवर एंड अबव तो शेयर से नहीं मिल सकते। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है और उसके मुताबिक प्रोविंसेस को पैसे मिलते हैं और उसके मुताबिक आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हम समझते हैं कि लोकल बॉडीज को आप स्ट्रेंथन करेंगे, जो फंड्स की कलेक्शन है वो खुद यूटिलाइज करेंगे। ऑपोजिशन जमातें इसे चैलेंज करने जा रही हैं नय्यर बुखारी साहब। हम चैलेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक वो है, उनका राइट है, चैलेंज कर सकते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसी मामले पर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब आपका। अली नवाज़ अवान साहब, सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल पर तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ है? पंजाब में भी तो बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ है, तो सिंध में इतना वावेला क्यों मचा रही है पीटीआई? बड़े ज़बरदस्त बात नहीं, देखें दो जगह केपी के अंदर हुआ, उसके बाद पंजाब में हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर हुआ। इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी जमातें हैं उन्होंने अब उसके ऊपर कहा कि बिल्कुल एम्पावर्ड बिल है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर होना क्या चाहिए कि वो सियासी तौर पे, वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इतना एम्पावर्ड हो कि उसे किसी और तरफ ना देखा जाए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट है। हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट बताता है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटर्स जो हम लोग हैं, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड टियर जिसको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, वो आपके जो बल्दियाती निज़ाम है, जो आपके लोगों के, जो हम लोगों के, जो आम आवाम के जो मसाइल होते हैं वो उनके डोर स्टेप के ऊपर हल हो। अगर वो उसी वक्त हल हो सकते हैं जब वो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली मेयर एम्पावर्ड होगा। उन्होंने इस जो अभी जो बिल लॉन्च किया है, अगर आप वो देखें तो एक मजाक है। वो एक ऐसे पार्टी ने बिल लॉन्च किया है जो ज़हनी तौर पर हारी हुई पार्टी है। वो कोई भी पावर, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो कोई भी पॉलिटिकल पावर, वो कोई भी फाइनेंशियल पावर वो डिवॉल्व नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि हमें बल्दियाती नुमाइंदों को अगर इख्तियारात देने की बात है ना, तो मुख्तलिफ इदारे जिनमें पुलिस, स्कूल्स और जो दूसरे इदारे हैं, यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा ना उसको रिपोर्ट देंगे। तो अगर ये इदारे मुतल्लिका महकमों को रिपोर्ट देंगे तो इसमें क्या, इसमें बुराई क्या है? ये तो इख्तियारात को वसअत देने वाली बात है ना, ये इख्तियारात पर कदम थोड़ी है। देखिए मैं आपको
मैं लोकल गवर्नमेंट की, आप समझे, एक्शन हूँ। मुझे लोकल गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया। बिफोर बिकमिंग एन एमएनए आई वाज चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल I8। तो मुझे ये इसका देखें, आप मेयर आ जाता है, अब मेयर मुझे बताएं कि अगर उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है वो किस तरह काम करे। कराची के अंदर वसीम अख्तर साहब जो है वो क्या चीज कहते होते थे कि अगर आप सिंध, उन्होंने क्या किया हुआ था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल सिंध असेंबली मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो किसके पास था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था। वाटर मैनेजमेंट बोर्ड वो किसके पास था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था। आपने पैसे कैसे लेने, वो आप ले नहीं सकते। आप कोई टैक्स लगाना चाहते हैं, आप लगा नहीं सकते। तो मुझे बताएं, जब रिसीट्स नहीं आएंगी, जब ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, तो वो तो एक डमी सा मेयर बन के आके बैठ जाएगा। तो सर हवा क्रिटिक होता रहेगा। कराची का क्या असर कर दिया उन्होंने? शाह ने भी कहा, सईद गनी ने भी कहा कि अब मीडिया पर आकर वावेला मचा रही है पीटीआई, असेंबली में तजावीज देते नहीं आप लोग। नहीं, हम तो ऑलरेडी इसके अंदर, अगर आपको याद हो, असद उमर साहब उसके सिग्नेटरी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके सिग्नेटरी हैं। हम तो ऑलरेडी इनके पुराने वाले बिल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, जो 140A के से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। आइन 140A में कहता है कि जिस तरह आप बात करते हैं नेशनल कमीशन की, NCCC की, और जिस तरह बात करें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन भी होता है। आप 18वीं तरमीम को तो बहुत ओन करते हैं, 1973 के कानून को तो बहुत ओन करते हैं, अब नेशनल फाइनेंस कमीशन की तो बात करते हैं, पर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते? आप क्यों नहीं कहते कि किस जिले को कितने फंड जाने चाहिए? क्यों नहीं आप डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन बनाते? किस तरह आप नहीं बताते कि किस तरह की जो रिसीट्स हैं, हम इस्लामाबाद के अंदर बिल लेके आए हैं, हम इस्लामाबाद के अंदर मेयर को एम्पावर किया है, हमने डायरेक्ट इलेक्शन रखा है मेयर का, ताकि वो पोलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। हमने उसकी रिसीट्स, जितनी भी एक्साइज की रिसीट्स हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, जितने भी हमारे बाकी टैक्सेस हैं, वो सब के सब मेयर के अकाउंट में जाएंगे। जितनी भी पावर्स हैं, अगर आप समझते हैं, मेयर समझता है कि उसका इस पैसों से गुजारा नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट से वो पैसे लेगा। ये सारी वो चीजें जिसको एम्पावर किया जाता है, मेयर को, इस सिस्टम को एम्पावर किया जाता है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम उस वक्त तक आप पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता जिस जमहूरियत का हम राग अलापते रहते हैं, जब तक ये तीन चीजें उस सिस्टम का हिस्सा ना हो। लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का बाइकआउट करेगी। अब आपको ये तरमीम पसंद ही नहीं है, आप लोग चाहते हैं गलत तरमीम हुई है, इख्तियारात ही नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या? फिर आप लोगों को इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। नहीं, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट, देखें, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब इसके बाद हम एहतजाज करेंगे, जो जमहूरी तरीका है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे। उसके बाद हम हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट भी इसका रुजू करेंगे। हम सिस्टम से आउट नहीं होंगे। ये देखें, जो लड़ाई होती है जमहूरियत में, वो सिस्टम के अंदर रहते हुए होती है, वो जमहूरियत से बाहर रहते हुए नहीं होती है, इलेक्शन सिस्टम से बाहर रहते हुए नहीं होती है, ये सिस्टम के अंदर रहते हुए होती है। हम पहले भी लड़ रहे थे, हम अब भी लड़ रहे हैं, हम आइंदा भी लड़ेंगे। आप लोग मुश्तरका इजलास बुलाते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, बिल पास करवा लेते हैं, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात का बिल हो, नैब तरमीमी बिल हो, पंजाब में बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस हो, हर जगह जो आप लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो एतराज़ात खदशात आप लोग उठा रहे हैं, यही एतराज़ात तो आज तक अपोजिशन उठाती आई है, जिसको आप बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं। आप लोग कोई अहमियत ही नहीं देते हैं अपोजिशन के एतराज़ात को। मैं शायद थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क कर लेती हैं तो आपको समझ आता कि हमारे जो लेजिस्लेशन, जो हमारे 33 बिल हुए हैं, तो क्या वो डायरेक्टली जॉइंट सेशन के अंदर आ गए थे, ऑर्डिनेंस आए, या डायरेक्टली असेंबली के अंदर ले हुआ, असेंबली में बहस हुई, स्टैंडिंग कमेटी की तरफ रेफर हुआ, 90 दिन वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रहा, वहां से पास हुआ या फेल हुआ, दोबारा कौमी असेंबली के अंदर आया, फिर उसके ऊपर डिबेट हुई, फिर वो सेनेट के अंदर गया, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर गया, फिर सेनेट के अंदर से पास हुआ, फिर जॉइंट सेशन के अंदर आया। और के बावजूद इंतखाबी इस्लाहात में क्या हुआ? भले ही बहस हुई, स्टैंडिंग कमेटी में गया, ऑपोजिशन को राजी किया। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि हम क्या चाहते हैं। हमने तो ये बात 2017 के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट नून लीग लेके आई थी, उसके अंदर भी ये तजवीज़ किया था। और हम ये क्या कहते हैं कि हम ईवीएम्स का तरीके इंसाफ को कोई फायदा है? हम तो न्यूट्रल एम्पायर्स की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इस तरह का सिस्टम हो कि जो 70 साल से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, हर कोई कहता है ये इलेक्शन रिग हुए, उसको ठीक किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इससे अच्छा अगर कोई सिस्टम आपके पास मौजूद है तो हम इसको पीछे ले जाएंगे,
आएंगे, आपका सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि अब अगर मैं ये कहूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट नहीं देना चाहता और मेरे पास उसके अंदर कोई तजवीज भी नहीं है, तो मुझे बताएं हम क्या करें। हम तो अपना मंशूर का हिस्सा बनाया था कि हम जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं हम उनको वोटिंग राइट देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे प्रोसेस थ्रू करके आईनी तरीके से हमने ये किया। हमने तो कोई सिंध असेंबली की तरह नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसको आप लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ओवरसीज कैसे वोटिंग करेंगे, आपका जो इस पर अभी आप लोगों का काम मुकम्मल नहीं है जी। अली नवाज साहब, ये पता होना चाहिए आपको। किस तरफ जी? ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे वोटिंग करेंगे, क्या सिस्टम होगा, क्या आप लोगों की इस पर स्ट्रैटेजी होगी? इस पर तो कोई काम नहीं है। हमने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी शाजिया आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। पार्लियामेंट का काम होता है, लेजिस्लेटर का काम होता है कानून साजी करना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन चीज होती है वो अदारा करता है। हमने उनको वो तजावीज भी दी हैं। दुनिया के अंदर आपको ये पता है कि जो इंटरनेट बेस्ड जो आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करता है, डू यू नो कि कितने परसेंटेज दुनिया में सबसे जो इनसिक्योर चीज है वो तो पैसा है ना। तो पैसा जब तक अगर वो इदारा कहीं के इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। 5 अरब डॉलर की, सुनते जाइएगा शाजिया, मेरी भी सुन लें, 5 अरब डॉलर की ये जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी इंटरनेट बेस्ड होती हैं, जो आपकी वेबसाइट बेस्ड होती हैं, जो आप जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि इसके वोट चोरी हो जाएगा, उससे 1 रुपया इधर उधर नहीं होता है। और हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये दोनों चीजें हैं और दुनिया के अंदर ये इंप्लीमेंट हो रहा है। कोई हम रॉकेट साइंस तो नहीं लेके आ रहे, कोई हम पहली दफा तो कोई काम करने नहीं जा रहे, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। 7 अरब लोग इस दुनिया के अंदर रहते हैं। जमहूरी मुल्कों की इलेक्शन कमीशन एतराज़ात उठाए तो आप लोग फंड्स रोकने की बात इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, सुने जी, इलेक्शन सुनते ही जाइए जरा शाजिया, थोड़ा सा शाजिया आप सुन लिए जरा, कि उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे वो ईवीएम के अंदर ऊपर होंगे। बहुत जबरदस्त काम किया, उसके ऊपर कमेटी बनाई है। अब आने थोड़े दिनों में वो पेपरा रूल्स के तहत उसके ऊपर टेंडर आ जाएगा, दुनिया की कंपनीज आएंगी, उसके अंदर बिड करेंगी, जो बेस्ट उनकी मशीन है वो उसको खरीद सकेंगे, गवर्नमेंट उसको फंड करेंगी, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन ईवीएम के ऊपर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी। साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।